ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਠਠੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਠਠਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੰਡ ਜਮਾ ਆਲਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ। We visited the cluster for 10 days. Because Jandiala Guru has proximity to Amritsar, we also wanted to know the history of the place. Like, why of all the places did Jandiala Guru end up having this cluster? This is a project which is funded by Ministry of Minority Affairs, and our minority being the Sikhs of Punjab. When the partition happened, a lot of Muslim artisans sort of shifted to Pakistan in Gujranwala and Daska, and a lot of Hindu artisans shifted from Pakistan to India. So that exchange did happen, and if you see right now in the entire community, there's a mix of Hindu and Sikh artisans. वो फादर साहब बताते थे कि जो ठठियार काम करने वाले हैं ना, वो पहले मुल्तान थे, मुल्तान तो उजड़ के ना फिर पट्टी आ गए, पट्टियों फिर उजड़ के जंडियाले आ गया, कोई बटाले चले गया, कोई हुशियारपुर चले गया, कोई फगवाड़े चले गया, कोई जगाधरी चले गया, इस तरह करके सब खिलर गए। जब से मेटल का ओरिजिन हुआ और मेटल एज जिसको कहते हैं, तब से ही मेटल का काम चलता आ रहा है। और यहाँ जो है इसका ओरिजिन महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से जो है इसको एक बढ़ावा मिला, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था, वो उन्होंने अलग अलग जगह से क्राफ्टमैन जो थे उनको लाया और उनको सपोर्ट किया। जंडियाला एज ए टाउन जो था इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था इन ट्रेड, और पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू ये जो मेटल क्राफ्ट है, जो ठठेरा जिसको हम यहाँ बोलते हैं, तो इनके काम से काफ़ी इसका सिग्निफिकेंट रेफरेंस है, क्योंकि रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होता था इससे। जिसको मालूम है वो बर्तन कभी भी एल्युमिनियम का नहीं वाड़ता घर में, जिसको मालूम है। तो पहले जो कैदी होते थे ना, कैदी उसको ना सिल्वर का बर्तन देते थे। जिसकी उम्र 100 साल की थी ना, उसकी रह जाती 70 साल की उम्र। आज के ज़माने में आप भी कादी बन रखे हैं, आप ही एल्युमिनियम वाड़ रखी है घर में। वैसे जो पीतल है ना, पीतल में कली कराकर पकाना चाहिए, तो तांबे में पीना चाहिए, कांसे में खाना चाहिए। एक महीना खाकर देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। साह की बीमारी भी ना थोड़ी कम हो जाती है। हमारे हिंदुस्तानी समाज में जो क्राफ्ट है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे ये जंडियाला में लोग बर्तन बनाते, तो ये हमारे रोज़मर्रा की चीज़ है। मतलब वो कढ़ाइयाँ, वो पतीले हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। पहले ही हमने इस्तेमाल छोड़ा, और फिर हम कहते हैं कि अब हम इनको बचाएं और इनकी अपलिफ्टमेंट करें। बट अगर हम इसको सिंपली अपनी लाइफ स्टाइल में ही अडॉप्ट कर लें, हम पीता, तांबा, कांसी के बर्तनों को में खाना पकाना शुरू कर दें, तो द थिंग्स विल ऑटोमेटिकली कम ऑन इट लाइन। जो रॉ मटेरियल है, पहले उनकी जितनी काम करने की क्षमता है उसके हिसाब से कोटा मिलता था आर्मी से। बाद में जो है वो चेंज हो गया सिस्टम। उसके बाद हो गया कि ऑक्शन, जो रॉ मटेरियल है वो ऑक्शन होएगा। तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट जो नॉन क्राफ्ट्समैन है पर पैसा है वो एंटर कर गए। वो ऑक्शन में हायर बिड पर सारा ले लेते हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल नहीं है तो क्राफ्टमैन क्या करेगा? तो फिर वो अपनी टर्म्स के ऊपर इनको रॉ मटेरियल देते हैं और इनसे काम करवाते हैं, जिसके कारण इनका जो कंट्रोल है ऑन द प्रोडक्ट वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है।
यूनेस्को ने इनको 2014 में एक इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन मान ली। तो अभी ये लिस्टिंग है इसकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जो है यूनेस्को की, और ये इंडिया का फर्स्ट मेटल क्राफ्ट है जो उसमें है। अभी इनको ही यूनेस्को की रिकग्निशन इसलिए मिली है कि इन्होंने कन्वेंशनल वे में ही अपना काम जारी रखा है, पुश्त दर पुश्त काम जारी रखा है, हाथ से ही काम करते हैं ये, मशीन नहीं यूज हुई है। जब से ये आप यूनेस्को का जो आया ना, तब से डिमांड बढ़ रही है। हमने मशीन में बना दिया, ठठियारों ने अपना जो मेहनत करनी उन्होंने कर दी, तो वो तो जितना काम करेंगे उतना ही होगा। ठठियार कम होने से प्रोडक्शन कम निकलती है, तो वो बनाने वाले कम पड़ गए। तो ऐसे अगर हाथ में करेंगे तो कम से कम 2-3 बर्तन बनेंगे रात को, अगर मशीन पे करेंगे 10, 15, 20 बर्तन रात को तैयार होंगे। कहने का भाव इतना काम था पीतल और कांसे का, मतलब इन्होंने इतने रूम से इतनी गुली होती है, तेल लगे होता है, आवाज ही नहीं आती किसी की। रोज चलती मशीन है, रात दिन चलती मशीन है किसी पे। Eventually, during our craft doc, we wanted to make sure that we document everything, right from how scrap is melted in furnace to how it's changed into a puck, which is called a gulli, to how it is rolled into sheets, and then how those sheets are transformed into objects, and how then they are finished and then sold off. ये वो हमको सर्कल आकर देगा, वो बोलेगा बना दो, ऐसा बना दो बर्तन, हम बना देंगे। हम सर्कल नहीं बना सकते, वो तो मशीन से ही बनेगा। ये कह लो ठठियारों की माँ है वो रोल मशीन, जिससे सर्कल बनता है। ये मशीन चलती है 15-20 दिन बाद, तो जहाँ महीने बाद भी, तो ये दिक्कत आ जाती है, हम एक महीना बेले बैठ जाते हैं। सुबह आना दुकान में, बच्चे सोए हुए ते आ जाना, रात को जाना फिर भी सोए हुए, खाना खा के हम सो जाना, किसी से बात नहीं, कोई बात नहीं। 14 घंटे थोड़ा चलाना। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈਣ, ਭਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਆ। ये काम है जितना देर शरीर में जान है, थोड़ा सा भी बीमार पड़ा आदमी उसका दिहाड़ी ख़त्म, वही क्योंकि ये जोर रहेगा जवानी है, ये लकड़ी का थोड़ा जो 2-3 किलो का चल रहा है, ये बूढ़ापे में तो चलेगा नहीं। कहावत तो बोलते हैं कि ठठियार पीट पीट कर मरेगा, और ठठियार को सुनता भी कम है, आपने देखा होगा। तो जब वो उनका काम में नहीं, होली बोलोगे उनको सुनेगा नहीं।
लड़का हमारी बिरादरी का 100-150 से ज़्यादा है, पर वो कोई इस काम को देख के भी कुछ नहीं है। वो पहली बात है उसकी शादी नहीं होती। जब कोई किसी को रिश्ता लेने जाता है वो क्या करता है लड़का, ये ठठियारों का काम, हम नहीं लड़की देंगे इसको। जो नहीं है उसमें वो ये है कि इनकी एसोसिएशन नहीं है, वो हर एक आदमी अपना अपना काम कर रहा है और ये रेम्यूनरेटिव नहीं है। और जो आने वाली जनरेशन है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है बिकॉज काम ज़्यादा है, रेम्यूनरेटिव नहीं है और कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो समाज में एक तो इनको रिस्पेक्ट मिलना और एक जो है अच्छी रेम्यूनरेशन मिलना, और वो तब हो सकता है अगर इनको सपोर्ट सोशली भी हो और गवर्नमेंट भी करे। Once they understood our intentions that the design team doesn't gain anything from it, because they had questions like, जो आप बनाने वाले उसका आप क्या करोगे, आप बेचोगे क्या? And we were like, नहीं, we are not going to sell this. We are doing a center government project. The aim of the project is that we've come here to understand what skills do you have, how can we add into those skills, and how can we diversify the objects you make so that it can be sold beyond the traditional market which exists. क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमारा फिर 3 वर्कशॉप्स प्लान थी। तो आइडिया था कि हम 25 कारीगरों के साथ काम करेंगे। उस्ताद का एक फॉर्मेट है कि यहाँ पे आप क्या करते हो, आप सारे कारीगरों को एक कॉमन स्पेस पे बुलाते हो, सारे कारीगर वहाँ मिलके आपके साथ 14 दिन का वर्कशॉप करते हैं। तो इस चीज़ में जंडियाला में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। पहली चीज़ तो ये थी कि ये क्राफ्ट ऐसा नहीं है कि जो वो अपना 2 चीज़ें उठा लाएं और प्रैक्टिस कर लें। उनको बहुत कुछ चाहिए, उनको गोले वाली भट्टी चाहिए, मोटर चाहिए, मेघ चाहिए, किले चाहिए। अगर हमने टूल डॉक्यूमेंट किए तो 18 से 19 तरह के उनके टूल्स हैं। और फिर एक पैटर्न है, जैसे वो उनकी सारी दुकानें कच्ची हैं, नीचे मिट्टी है, क्योंकि उनको कहीं भी गाड़ना है, वो कहीं भी कुछ फेंकना है, वो टूटे ना, बाउंस ना हो। गर्म चीज़ को मिट्टी में रख के ऊपर पानी डालना है तो पानी मिट्टी अब्जॉर्ब करती है। उनको पता है यहाँ से चीज़ उठा के यहाँ रखनी है, यहाँ से यहाँ रखनी है। तो एक पूरा लूप है और जो हर कारीगर का अलग है। तो उनको उनकी दुकान से उठा के कहीं और काम करवाना वॉज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि वो मतलब उनकी दुकान ही उनका एक पार्ट है उनकी कारीगरी का, उस क्राफ्ट का, जैसे उन्होंने अपने वर्क स्पेस को ओरिएंट किया हुआ है। Our workshop had 16 to 17 locations, so that was our biggest challenge, because our design team had 4 people including me, and we had to deal with 24 artisans spread across 16 locations. And one of the biggest challenge we also had to overcome was that artisans who have been traditionally making utensils, they were apprehensive about making these objects because these objects look like lifestyle object to them, and they normally use a word called fancy item for lifestyle objects. So they were hesitant and they were like, oh, we cannot make lifestyle object because we've only made utensils during our entire life. And once that first object, which seemed like a lifestyle object to them, was done, they started gaining confidence. Through the format of Ustad, where there are 4 2-week visits to the field through craft documentation and workshop, it gives us a time to understand the context. And I myself slowly picked up Punjabi, and that actually helped when I used कि इस बर्तन को आप सीधा कर दो, पतला कर दो, इसको फ्लैट कर दो. It would be very much difficult. But learning terminologies like padra kar do. Padra kar do in Punjabi means to smoothen it and flatten it. So picking up these terminologies over these multiple visits was one of the major learning which was actually used in the field, and it made our job much more easier. In order to make sure that some sort of cross learning happens between artisans, we did a small exhibition in Jandiala, and this was the first time everyone was looking at what was done in the cluster, and that sort of created a lot of buzz. So people who were initially hesitant to make these fancy objects or lifestyle objects, they started picking their objects and they started showing to their friends that, see, मैंने भी fancy चीज़ बनाया है. So that was sort of a eureka moment for us, because they started seeing them as
artisans or craftsmen who can also do this. In the past, a lot of women of the household were involved, especially when it came to casting of gullis or pucks. So they used to help the men in making these molds in which they used to do casting of molten metal. But in the present time, the involvement of women in craft as such is very limited. One of such artisan is Gaurav. His wife has been instrumental in helping him out grow his business. मैं और मेरी वाइफ काम साथ में करते हैं। मैं इसको निशानी लगाता हूँ, ये शेक निकाल दी है, कुंडे लगा दी है, ये सब काम करते हैं। ये मेरे साथ काम इतना करवा लेती है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर ही हैं हम लोग। खाली मैं हथौड़ा मारना जानता हूँ, लेकिन काम हमारा बराबर ही है। जो पकड़ने का काम और भी सफाई करना, इसको पैकेज में डालना, पैकिंग करवाना, बिल बनाना, सब कुछ यही करती। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये पढ़ी लिखी है। एक तो कला आ जाती है, दूसरा ये कि कोई नया काम मिल जाता है। जैसे लोग आते हैं, ड्राइंग देते हैं, दिमाग तेज हो जाता है। इसने ये दिया है, बनाना है। दिल जज्बा ऐसा ही हो जाता है कि कला को अपनी दिखाना है। We made sure that whatever products that are made have a radial symmetry to it, which is very comfortable to be made in their existing tools. So the new range of utensils that are designed are just one or two step changes to their existing form, and that has resulted in a slightly different overall identity of the utensil, and something new has come up. So we explored frying pans, handi, laggan, multi-tier steamers. We have also tried exploring utensils from another culture. So for example, we have a Dutch oven, and we also have a utensil from the Moroccan context. It's called tajine, which is used for slow cooking in that context. So the primary intention of this exploration was a possibility of export in the future. It would be nice if people can get hand-beaten utensils from India in their country, because as much as we know, the entire world has a fascination for all the traditional knowledge and wisdom that we have in our India. So that can potentially lead to a huge demand in future. We also tried not just using one material, which is the metal in our case, but also value addition through combining it with some another material. So we have a coffee table in which the base is metal but the top is plywood. Or we have lampshades which are half metal and half laser cut MDF or half woven cane. Something else that we tried was bringing in some new finishing, surface finishing techniques. So we tried exploring finishes which makes something look antique and ancient. So we tried exploring patina, we tried exploring oxidizing the metal deliberately through heat. And we also explored coloring mediums like paint and then finishing it with lacquer to preserve the paint for a longer duration of the time in case of lifestyle accessory product. And lastly, we also introduced new tools. So the idea was not to completely shift the artisans from their existing practice, but some way to introduce new practices which could go hand in hand with the existing practice, so that both can flourish individually without disrupting each other. So we have modern or contemporary tools like a rivet gun for joining two pieces where leak proofness is not required. We also explored orbital sanders because that led to a different texture on the surface, a very granular texture on the surface. So I think when you look in long term, the craft has a bright future
if we systematically are able to create these revenue streams, if we are able to connect designers, if we are able to connect companies or organizations or even CSR activities and these artisans together in a bigger group, I think there's the potential of this craft becoming massive. One more thing which the ministry or NID can do is making this craft much more accessible and visible to the community around it. If people from neighboring regions come and get exposed to how much effort that goes behind the craft, people will automatically become sensitive and connected to the practice, and there would be a lot of harmony between the cluster and the region. So for example, if there is a local museum which displays all these outcomes, there are installations or photographs or videos which shows the process of the making, people will not judge these outcomes just by the look, but they would also be sensitive towards the effort which goes behind making it. And at the same time, we also need to understand that this craft needs to have a geographical indication, because a lot of craft communities in India practice this metal craft, but Thateras of Jandiala Guru are unique in the sense that they do everything by hand. It's entirely hand beaten, and this needs to be given preference using GI, because in the existing market a lot of objects being made in Moradabad which are actually casted or which are actually machine made, they are also sold in the e-commerce websites as handmade, made by Thateras of Jandiala Guru. So we need to conserve and safeguard this craft if we want the future of this craft to be bright. And that's something which we need to look at it from a bigger perspective or at a systemic level, so this craft can prosper or have an international